ऋतु कुणाल के पास आकर खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या भाई आप भी मुझसे कब सीखेंगे? आप अनजान लोगों से बात करना तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। ऋतु जीभ निकालकर किसी छोटे बच्चे की तरह कुणाल को प्यार से गले लगा लेती है। कुणाल भी उसके सर को शाबाशी की थपकी के साथ सहलाने लगता है। ये सब अंजलि दूर से खड़े होकर देख रही थी। उसके मन में एकाएक ही जलन की भावना पैदा हो गई थी। गुस्से और जलन से उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। आज से पहले किसी ने भी अंजलि को इतना बेइज्जत नहीं किया था। वह गुस्से में आग बबूला हो रही थी। तभी कुणाल और ऋतु कार में बैठते हैं और दोनों तेजी से वहां से निकल जाते हैं। अंजलि और राजीव दोनों बेबस नजरों से उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। अंजलि के साथ इतना कुछ घट चुका था, लेकिन अब भी वो असमंजस में थी कि जो कुछ भी उसके साथ कुछ समय पहले हुआ था वो सच था या कोई भयानक सपना। वो इस सच्चाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि कुणाल उसे इस तरह बेइज्जत करके उसके सामने से बड़े ही ताव से निकल जाएगा। ये वही कुणाल था जो अंजलि की कही किसी भी बात को कभी टालता नहीं था। अंजलि की कही हर बात कुणाल के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह हुआ करती थी, लेकिन उसी कुणाल ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी। जॉर्ज बेटन नाम की ऋतु की लग्जरी कार में जहां ऋतु बगल वाली सीट पर बैठती है, वही कुणाल ड्राइविंग सीट संभाल लेता है। कार ड्राइव कर रहा कुणाल बॉलीवुड के किसी स्टार से कम नहीं लग रहा था। कुणाल को ड्राइव करता हुआ देखकर उसकी पत्नी अंजलि को भी जोरदार झटका लगता है। जो कुणाल कभी ये कहा करता था कि उसे कार ड्राइव करना नहीं आता, आज देखो वही कुणाल कार ड्राइव कर रहा था, वो भी बेहद ही अच्छे तरीके से। अपनी जगह पर खड़ी अंजलि अफसोस में आंसू बहाए जा रही थी, इस तरह मानो अपनी भूल पर विलाप कर रही हो। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आता है। अंजलि पीछे पलटती है। वो हाथ किसी और का नहीं, उसके बॉयफ्रेंड राजीव का था। राजीव को देखकर अंजलि और भी सिसक सिसक कर रोने लगती है। कुछ देर पहले हुए अपने भारी नुकसान और बेइज्जती का कड़वा घूंट पीते हुए राजीव कहता है, देखना बेबी, ये सब पक्का उसका नाटक होगा। दुख और गुस्सा तो राजीव के मन में भी बहुत था, क्योंकि लाखों की उसकी पसंदीदा ऑडी कार को ऋतु ने कचरे की तरह नैस्तो नाबूद कर दिया था। राजीव भारी मन से कहता है, वो लड़की पक्का भाड़े की बहन बनकर आई थी। वो एक्टर होते हैं ना, तभी तो ऐसे मुंह बना बना कर बात कर रही थी। और वो कार भी जैसे सर्कस की गाड़ी लग रही थी। बहुत देखी है ऐसी मॉडिफाइड गाड़ियां जो आसानी से किराए पर मिल जाती है। मैंने तो आज तक किसी ऐसे ब्रांड की कार के बारे में सुना तक नहीं। पक्का वो लड़की कुणाल की बहन बनकर इसलिए आई होगी जिससे उसकी पोल ना खुल जाए। हो सकता है वो उस निठल्ले की गर्लफ्रेंड हो। अंजलि, मुझे तो लगता है ये सब कुणाल ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए किया है। उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती। वो चाहता ही नहीं है कि तुम अपने सपनों को पूरा करो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बेइज्जती का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। राजीव की कोशिश जैसे सफल होती नजर आती थी। अंजलि का गुस्सा अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और वो राजीव की बात सुनकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। राजीव अंजलि को हंसता हुआ देखकर और भी आत्मविश्वास के साथ अंजलि से कहता है, करोड़ों का मालिक और ये डिलीवरी बॉय। अच्छा मजाक था। राजीव मजाकिया अंदाज में अंजलि से कहता है, बहुत सुनी है ऐसी फिल्मी कहानियां, बहुत देखे हैं ऐसे नकली लोग। उसने सामान को आग भी इसलिए लगा दी क्योंकि कहीं हमें पता न चल जाए कि क्या था उन बॉक्स के अंदर। वही जो गोल चौक पर 50-50 रुपए में बिकते हैं, सस्ते परफ्यूम और बैग्स। राजीव की बात सुनकर अंजलि भी खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो देखने से ही फेक लग रहे थे। मैंने बहुत देखा है ऐसे फेक सामान लोगों के पास। राजीव की इस छोटी सी तरकीब से अंजलि के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अफसोस भी हो रहा था कि वो अपनी दौलत की चमक दमक से कुणाल को जला नहीं पाया। राजीव मन ही मन ये सोच रहा था कि मजा तो तब आता जब वो अंजलि को अपनी ऑडी में बैठाकर कुणाल के सामने से गुजरता। ये देखकर कुणाल जल भुन जाता, पर राजीव की ये मंशा पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी पसंदीदा कार अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। कार का ख्याल आते ही राजीव अंजलि से कहता है, अब तुम देखना बेबी, उस कुणाल के बच्चे से मैं कैसे बदला लेता हूँ। मैं आज ही उसे नौकरी से निकलवा दूंगा। राजीव की बात पर अंजलि उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और वो दोनों टैक्सी लेकर ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार जॉर्ज बेटन कार, जिसकी कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपए थी, हवा से बातें करती हुई नोएडा की सड़कों पर फर्राटे भर रही थी। कुणाल आज ना जाने कितने सालों के बाद ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर बैठी ऋतु कुणाल की तरफ देखकर बोलती है, ब्रदर, आज रात हमें सेलिब्रेट भी करना है। आपका बर्थडे है आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है। वैसे आज तो आपको दूसरा जन्म मिला है। ऋतु की बात सुनकर पहले तो कुणाल सेलिब्रेशन के लिए मना करता है, लेकिन ऋतु का उसके लिए प्रेम देखकर कुणाल हाँ कर देता है। ऋतु कहती है, डन,
तो फिर शाम को मैं एक बैंक्वेट बुक करती हूँ और दोनों भाई बहन मस्ती में एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। तभी कुणाल अपने ऑफिस के बाहर गाड़ी रोकता है और रितु को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें शाम में मिलता हूँ, तब तक एक जरूरी काम निपटा लेता हूँ। ऑफिस में जाते हुए कुणाल मन बना चुका था कि आज ही वो नौकरी से रिजाइन कर देगा। आखिर अब उसे पैसों के लिए नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब वो अपना फैमिली बिजनेस संभालेगा। कुणाल जैसे ऑफिस में एंटर होता है, तभी कुणाल के साथ काम करने वाला गगन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कुणाल को देखकर गगन ठहाका मारकर हंसने लगता है और कुणाल से कहता है, क्या भाई, अब दिन में भी फ्री का लंच करने आए हो? और ये डिलीवरी बॉयज का डिपार्टमेंट नहीं है भाई। कुणाल ने अब भी अपनी डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिस पर कुणाल का ध्यान अभी हाल ही में गया था। ऑफिस में सभी लोग कुणाल को ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने कोई दूसरे ग्रह का प्राणी अपने ऑफिस में देख लिया हो। लोगों को इस तरह घूरते हुए देख कुणाल काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। फिर वह मन ही मन सोचता है, कल से उसे कहाँ इन लोगों से मतलब है। वो भी बिना किसी की बात पर ध्यान दिए आगे बढ़ता है। कुछ लोग आपस में कुणाल को देखकर कमेंट्स कर रहे थे, क्या यहाँ डिलीवरी बॉय भी काम करते हैं? तो कहीं पीछे से आवाज आती है, किसी ने पिज्जा मंगवाया है क्या? देखो डिलीवरी बॉय आया है। सभी कुणाल की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कुणाल के आसपास लोगों का झुंड जमा हो जाता है। वे सभी कुणाल का मजाक बना रहे होते हैं। सारे लोग कुणाल पर हंस रहे होते हैं। तभी गगन दोबारा कुणाल को टोकते हुए कहता है, मैंने सुना है तुम फ्री का खाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करते हो और आज यहाँ फ्री का लंच करने के लिए आए हो, तो प्लीज इस्तीफा दे दो। हम एक डिलीवरी बॉय के साथ काम नहीं कर सकते। कुणाल की ऑफिस के ज्यादातर लोगों को कुणाल के डिलीवरी बॉय होने से दिक्कत थी। साफ सुथरी सफेद पोशाक में लिपटे लोग कुणाल के साथ काम नहीं करना चाहते थे। कुणाल उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। ऑफिस के सभी लोग कुणाल के आसपास ऐसे नजर आ रहे होते हैं जैसे हिरणों का झुंड शेर के आसपास उछल कूद कर रहा हो। पर उन्हें ये नहीं पता था कि अगर शेर ने जरा से भी दहाड़ दिया तो उन्हें अपने अपने बिल में छिपना पड़ेगा। कुणाल भी चुपचाप शेर की तरह शांत अपने डेस्क की तरफ बढ़ता है। उस पर सामने खड़े लोगों के झुंड का जरा भी असर नहीं हो रहा था। अपने डेस्क से कुणाल जरूरी सामान उठा रहा होता है। तभी वहाँ उसके डेस्क पर अंजलि की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आती है। कुणाल उसे उठाकर गुस्से में डस्टबिन के हवाले कर देता है। अंजलि की तस्वीर सामने आते ही कुणाल 2 पल के लिए फिर से पुराने ख्यालों में चला जाता है। तभी उसे गगन की आवाज फिर से सुनाई देती है, वैसे तेरे पैदा होने पर जब तेरे माँ बाप ने तुझे देखा होगा वो तो मर ही गए होंगे ना। अरे ऐसी बदसूरत नाकारा औलाद किसे चाहिए। कुणाल चुपचाप अपना सामान एक बॉक्स में डालता है और उस पर प्लास्टिक टेप लगाकर पैक कर देता है। उस पर लोगों की बातों का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। अभी तक कुणाल बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन अब बात उसके पेरेंट्स पर आ गई थी। वह मन ही मन उन सब लोगों को सबक सिखाने का मन बनाता है जिन्होंने उसके और उसके माता पिता का अपमान किया था। वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। सब लोग इस आहट की तरफ देखने लगते हैं। जिस तरफ से आवाज आ रही थी वह आवाज एक महिला के कदमों की थी। वो कोई और नहीं बल्कि ड्रीम बॉयज कंपनी की हेड सुप्रिया सिंह थी। सुप्रिया, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी, जिसने कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स पहन रखे थे। सुप्रिया के शरीर से आ रही परफ्यूम की खुशबू लोगों को मानो मदहोश कर रही थी। सुप्रिया के शरीर की बनावट स्वर्ग की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। सुप्रिया ने लॉन्ग हील्स पहन रखे थे। वो चल तो ऐसे रही थी जैसे उसकी कमर बलखाती नागिन हो। सुप्रिया धीरे धीरे हील्स की टक टक की आवाज के साथ लोगों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। वो ऑफिस के लोगों से कहती है, क्या आज ऑफिस में छुट्टी है? किसी का भी काम करने का मन नहीं है? अगर मन नहीं है तो दफा हो जाए यहाँ से। और ये कोई फिश मार्केट है जो इस तरह शोर मचा रहे हैं? सब लोग चुपचाप वहाँ से इधर उधर निकलने लगते हैं। सबने अपनी गर्दन झुका रखी थी। तभी सुप्रिया कुणाल के पास आकर रुकती है, जो एक बड़े बॉक्स में अपने जरूरी सामान को समेटे खड़ा था। सुप्रिया ये सब देखकर कुणाल से कहती है, कुणाल प्लीज तुम मेरी कैबिन में आओ। कुणाल चुपचाप सुप्रिया के पीछे चलने लगता है। सुप्रिया अपनी कैबिन का दरवाजा खोलती है, जिसके बाहर लिखा होता है सुप्रिया सिंह CEO। सुप्रिया ऑफिस के अंदर अपनी चेयर पर जाकर बैठते हुए कहती है, कुणाल तुम अपने बॉक्स को लिए कब तक खड़े रहोगे? इसे वही टेबल पर रख दो। कुणाल कुछ बोल पाता उससे पहले सुप्रिया फिर से कहती है, क्या तुम रिजाइन करने वाले हो? कुणाल ये नहीं समझ पा रहा था कि जो बात उसके अपने मन में थी वो सुप्रिया को कैसे पता चली। कुणाल हाँ में अपना सर हिलाता है। सुप्रिया कुणाल से कहती है, एक काम करो, एक गिलास पानी लो। सुप्रिया कुणाल की तरफ सामने पानी से भरे गिलास की तरफ इशारा करती है। सुप्रिया कुणाल से बैठने के लिए कहती है। जैसे ही कुणाल कुर्सी पर बैठता है, सुप्रिया कहती है,
देखो कुणाल, तुम अपने ही कलीग्स की बातों का बुरा मानोगे तो कैसे चलेगा। ये दुनिया कभी अपने साथ वालों को आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे तुम्हारे और अंजलि के रिश्ते के बारे में सब पता है। कैसे तुम दो दो जॉब्स करके अपने हर सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। इन लोगों को नहीं पता कि मेहनती लोगों के काम को कैसे सराहा जाता है, पर मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड बना रही हूँ, क्योंकि कंपनी को तुम्हारे जैसे होनहार और मेहनती एम्प्लॉयज चाहिए। आज से तुम्हारी सैलरी होगी 3 लाख रुपए महीना। कुणाल अपने हाथ में अपने रेजिग्नेशन लेटर को पकड़े बैठा था। सुप्रिया कहती है, ज्यादा सोचो मत कुणाल, इससे अच्छा इन लोगों से बदला लेने का मौका कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। कुणाल मन ही मन सोच रहा होता था, ये सब क्या चल रहा है। आज मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं इन लोगों से खुलकर बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरफ मैं जॉब छोड़ने आया हूँ और दूसरी तरफ मुझे सीनियर पोस्ट का ऑफर दिया जा रहा है। कुणाल खामोशी से अपना सिग्नेचर किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर सुप्रिया की तरफ सरकाता है। तभी सुप्रिया के फोन की घंटी बजती है। सुप्रिया पहली ही रिंग में फोन रिसीव करते हुए कहती है, हेलो मिस्टर चोपड़ा, व्हाट अबाउट द डील। सुप्रिया कुछ पल खामोश रहती है और कहती है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर चोपड़ा, यू कांट। कहाँ मिलना है बताइए। सामने की तरफ से फोन कट जाता है। सुप्रिया गुस्से में फोन को जमीन पर पटकती है, फिर तुरंत ही फोन को उठा लेती है। जैसे ही वो फोन को उठाकर चेक करती है, फोन की स्क्रीन सही सलामत है। उसे डर था कि वो दोबारा मिस्टर चोपड़ा से कैसे कांटेक्ट कर पाएगी। कुणाल देख रहा था कि सुप्रिया कितनी परेशान है। सुप्रिया परेशानी में कुणाल से कहती है, कुणाल तुम कुछ देर रुको, मैं अभी आई, तब तक तुम यहाँ से कहीं जाना मत, मैं अभी आई। सुप्रिया भागते हुए कैबिन से बाहर चली जाती है। कुणाल भी पीछे भागता है, पर सुप्रिया कुणाल से काफी दूर जा चुकी थी। ऑफिस के सभी लोग कुणाल को सुप्रिया के पीछे भागते हुए आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुणाल वापस सुप्रिया के कैबिन की तरफ जाने लगता है। तभी गगन अचानक से आकर कुणाल का रास्ता रोक लेता है। वो कहता है, क्या किया तुमने बॉस के साथ? मैंने तुमसे गिरा हुआ इंसान कभी नहीं देखा। पता मैडम रोते हुए क्यों अपने कैबिन से बाहर चली गई? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? कुणाल चुपचाप खड़ा रहता है। गगन की तेज आवाज सुनकर ऑफिस के सभी लोग अपने अपने कैबिन से बाहर आ जाते हैं। सभी लोग कुणाल को ऐसे घूर रहे थे मानो उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कुणाल बिना किसी की परवाह किए मुस्कुराते हुए कैबिन में जाकर बैठ जाता है। वह मन ही मन सुप्रिया के लिए चिंतित था। दूसरी तरफ गगन अपने कैबिन में बैठा होता है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। गगन मुड़कर देखते हुए कहता है, आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बड़े सही वक्त पर आई हो तुम। जिसे देखकर गगन के चेहरे पर अलग ही शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या कोई भूचाल आने वाला था कुणाल की जिंदगी में? आगे क्या होगा कुणाल की कहानी में? क्या कुणाल का रेजिग्नेशन सुप्रिया कबूल करेगी? क्या कुणाल अपनी बेइज्जती का गगन को सबक सिखाएगा? और कौन थी वो महिला जिसे देखकर गगन खुश हो रहा